हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, नाम याद रखना है, ये जूलियस वॉन सैचेस जो भी, ठीक है। ये इन्होंने हाइड्रोपोनिक सिस्टम का डेवलपमेंट किया, ठीक है, हाइड्रोपोनिक सिस्टम का डेवलपमेंट किया, ठीक है। एंड हाइड्रोपोनिक्स मीन्स क्या हुआ कि ग्रोइंग प्लांट डायरेक्टली इन वाटर, ठीक है। तो प्लांट का ग्रोथ डायरेक्टली इन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। इसमें कोई भी सॉइल का रिक्वायरमेंट नहीं होता, डायरेक्टली प्लांट के जो रूट्स हैं उन्हें वाटर में डिप किया जाता है। वाटर में ही जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं प्लांट के लिए वो डाल दिए जाएंगे और प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा हाइड्रोपोनिक सिस्टम से, उस पानी से, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि बिना सॉइल के भी प्लांट अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, रादर बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता था दैट अगर हम बात करें सॉइल का, तो सॉइल में देयर वर वेरियस निमाटोड्स एंड वेरियस पैरासाइट्स एंड वेरियस फंगाई जो कि इन्फेक्ट करते थे प्लांट्स को। बट हाइड्रोपोनिक सिस्टम में वैसा दिक्कत नहीं होता था, ठीक है। और वाटर रिक्वायरमेंट जो था वो बहुत मिनिमल हो गया, क्योंकि जब आप फील्ड में पानी डालते हो और उसका कुछ परसेंटेज, वेरी लार्ज परसेंटेज जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है बाय द सनलाइट। तो इस चीज़ में, इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम में ऐसा नहीं था। वाटर का कंजर्वेशन हो रहा था, प्लांट का अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि प्लांट को इरेक्ट रखने के लिए, कोई अगर प्लांट इरेक्ट है जो सीधा रहता है, ना कि हम क्लाइंबर्स का बात नहीं कर रहे या फिर क्रीपर का बात नहीं कर रहे, ऐसा प्लांट जो कि अपराइट ग्रो करता है, तो उस केसेस में हम सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे प्लांट्स को ले सकते हैं जिनका कि हाइट अप टू सर्टेन मीटर्स होता है, 1-2 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा होगा तो उसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोपोनिक सिस्टम इज़ मेनली कन्फाइंड टू द प्लांट्स, मेनली जो कि वेजिटेबल्स प्लांट होते हैं, ठीक है। वेजिटेबल के प्लांट जो होते हैं मेनली उन्हीं तक कन्फाइंड है, क्योंकि ये जनरली शॉर्ट हाइटेड होते हैं, ठीक है। एंड बहुत बड़ा इनका कैनोपी लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, जिनके कारण कि इन्हें कोई सपोर्ट का एक एक्स्ट्रा सपोर्ट जो होगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम में बनियान ट्री को ग्रो करा दिए, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना पड़ेगा। अगर ऐसा ही डैंगलिंग रूट्स रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी भी गिर सकता है पेड़, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम क्या है? प्लांट का ग्रोथ डायरेक्टली इन द वाटर विथ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन इट। नाउ हाइड्रोपोनिक सिस्टम से एक फ़ायदा हुआ कि सपोज एक वाटर का सल्यूशन हम डालें और इस वाटर के सल्यूशन में हम पोटेशियम आयंस को मिक्स किए हैं, प्लस सम क्लोराइड आयंस है सपोज, प्लस नाइट्रेट आयंस है, ओके। इन सारे का मिक्सचर हम इस पानी में प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। नाउ हम इसमें सपोज मैग्नीशियम नहीं डालें, मैग्नीशियम मेरे को डालना था, सपोज मेरे को ये इन 4 चीज़ों का सोल्यूशन बनाना था। अच्छा, सपोज अभी मान लेते हैं कि एक प्लांट है जिनको सिर्फ अभी जिसको सिर्फ ये 4 एलिमेंट का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। मानना है कि एक प्लांट है जिसको सिर्फ और सिर्फ ये 4 एलिमेंट का ज़रूरत पड़ता है, हम इसमें से मैग्नीशियम इसमें नहीं डालें। जब हम मैग्नीशियम नहीं डालेंगे तो हमको यहाँ पे देखने को, पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि उस पर्टिकुलर मैग्नीशियम का क्या इफेक्ट है उस प्लांट के ग्रोथ में, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम एक बहुत ही रेलेवेंट साबित हुआ इस केस में कि हम एक पानी के सोल्यूशन में सिर्फ एक मिनरल को या सिर्फ एक मिनरल आयन को डालकर चेक करें कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का उस प्लांट में क्या रोल होता है, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम से स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द मिनरल्स, ये हम लोग कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि अगर हम सॉइल का बात करें तो सॉइल में ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे आयंस, डिफरेंट आयंस वो पहले से रहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स में क्या करेंगे कि डिस्टिल वाटर ले लिए, डिस्टिल वाटर में कुछ गिने चुने एलिमेंट्स जो कि हमको पता है कि हम ये सब डाल रहे हैं, सिर्फ वही डाल के और चेक करेंगे कि प्लांट में ये सारे एलिमेंट क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम का ये यूटिलाइजेशन था कि ये डिफरेंट एलिमेंट के फंक्शन को जानने में हेल्प किया इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है।
ना यहाँ पे एक चीज़ जानना है कि किसी किसी प्लांट, जैसे अब प्लांट है कोई, अब एक सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई भी आदमी जो होता है वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल जाता है, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट्स भी होते हैं। कुछ कुछ प्लांट्स जो कि ऐसे एरिया में ग्रो होंगे जहाँ पे कि गोल्ड है, तो उनमें गोल्ड इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मतलब वो गोल्ड को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल। कोई है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के आसपास ग्रो कर रहा है, तो वहाँ से वो रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सेलेनियम का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ये रेयर एलिमेंट्स हैं, जनरली आपको प्लांट्स में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन किसी किसी प्लांट्स में ऐसे भी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहले मिनरल न्यूट्रिशन में हम लोग यहाँ पे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का आप लोगों ने पहले ही चैप्टर पढ़ लिया, तो हम इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डीएनए, आरएनए, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली अबाउट द मिनरल आयंस एंड देयर इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द एसेंशियल एलिमेंट्स। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियल एलिमेंट्स, किस बेसिस पे हम कहेंगे कि कोई एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल है। ओके, तो 3 बेसिस है इसका भी। फर्स्ट बेसिस इज दैट पर्टिकुलर एलिमेंट शुड बी नेसेसरी, जो भी एलिमेंट है दैट शुड बी नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो उसका नॉर्मल ग्रोथ में इन्वॉल्व होना चाहिए और उसके रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। प्लांट्स डू नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट दैट एलिमेंट, तो वो अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं करेगा विदाउट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। तो या तो उसका लाइफ साइकिल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा, या तो फिर उसका गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा जिससे कि वो आगे के जनरेशन को जन्म ना दे सके। तो ये ज़रूरी है, ठीक है, कि प्लांट जो है उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। उस एलिमेंट का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक requirement and not replaceable by any other mineral या element, ठीक है। तो अगर सपोज जैसे हमारे में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि आयरन गया और हम अपने हेमोग्लोबिन में कॉपर लगा लिए, हम कॉपर खाना स्टार्ट कर दिए, कॉपर का मील लेना स्टार्ट कर दिए और कॉपर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा हेमोग्लोबिन में, ऐसा नहीं है, ठीक है। आयरन है तो आयरन ही चाहिए हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर कोई पर्टिकुलर मिनरल किसी पर्टिकुलर फंक्शन में इन्वॉल्व है इन प्लांट्स, तो उसको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक अपना वो काम वही करेगा, ठीक है। देन directly involved in the metabolic pathway, directly involved in metabolic pathway, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा मेटाबॉलिक पाथवे में। ना अब हम लोग आते हैं ओवर द क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अबाउट द रिक्वायरमेंट, ठीक है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट का, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। यहाँ पे हम रोल के बारे में उसका उसके फंक्शन के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मिनरल्स को डिवाइड किया गया है इनटू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ऑन बेसिस ऑफ
रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो इसमें दो पार्ट्स में डिवीजन किया गया है। फर्स्ट इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या याद रखना, मैक्रो से पता चल ही रहा है कि इनका जो हम लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं। तो जब हम कहेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट, दैट मीन्स दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी लार्ज अमाउंट। तो रिक्वायर्ड इन एक्सेस रिक्वायरमेंट होगा इनका, ठीक है। एंड ये रिक्वायरमेंट कितना होगा, ग्रेटर दैन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा, ड्राई मैटर एंड वेट मैटर, ठीक है। तो ड्राई मैटर इज व्हाट, एज ऑल द लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनली ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है। तो पूरा वाटर निकालने के बाद जो ड्राई वेट होगा उसका, वो 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का। मतलब वो सब्सटेंस जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा होना चाहिए इन अ गिवन टिश्यू सैंपल, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन एक्सेस। ओके, तो ये हो गया ड्राई मैटर। इसका अच्छा ये याद रखना है कि ड्राई मैटर के कॉन्टेक्स्ट में ये लिखना ज़रूरी होता है एग्जाम में, ये नहीं कि आपका ये लिख के आ गया ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर केजी, ठीक है। तो उसके लिए भी मार्क्स कट जाएगा। रिमेंबर ये ड्राई मैटर के कॉन्टेक्स्ट में है। ओके, नाउ इसके अंदर जो जो आते हैं न्यूट्रिएंट्स, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, कोई भी नहीं घुसा सकते। तो यहाँ पे आते हैं, दीज आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, O2, नाइट्रोजन N2, सल्फर, देन मैग्नीशियम Mg, देन क्या था, कोबाल्ट, देन वी हैव फॉस्फोरस, no, it was not cobalt, it was calcium, sorry, calcium, okay, calcium, phosphorus, ये सारे जो हैं ये हो गए एसेंशियल, सॉरी एसेंशियल नहीं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में ये चाहिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आठों याद रखना है। कुछ एक मिसिंग है लगता है, पोटाशियम नहीं डालें, ठीक है, 9 होना चाहिए पोटाशियम, ठीक है। तो ये हो गया 9 एलिमेंट्स। तो ये याद रखना है 9 एलिमेंट्स का नाम, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो ये 9 एलिमेंट्स जो हैं ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। नाउ दूसरा जो डिवीजन है दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो ये कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, कितना, लेस दैन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, ठीक है। तो ये याद रखना है। नाउ इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना है। सो फर्स्ट वी हैव आयरन, शॉर्ट फॉर्म में इनका जो सिंबल है उसी में लिख रहा हूँ, मैंगनीज, देन कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल, जिंक, बोरॉन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो ये सारे याद रखने हैं, ये 8, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये सारे आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या है और माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या है, ओके। नाउ कुछ कुछ हायर प्लांट जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी किसी में सेलेनियम रहेगा, किसी किसी में गोल्ड रहेगा, सोडियम रहेगा। नाउ एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, MCQs में मेनली आता है, दैट
पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि एनिमल्स के केस में तो रेलेवेंट है लेकिन वो प्लांट में उतना मेजर रोल शो नहीं करता, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दैट विच एलिमेंट इज वेरी मच एसेंशियल in animals but not in plants। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। तो ये वाला याद रखिएगा कि सोडियम एनिमल्स के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, जैसे हमारा हो गया ह्यूमंस के केस में। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सोडियम होता है। सोडियम एंड क्लोरीन जो होता है वो आपस में बैलेंस करते हैं ब्लड प्रेशर को, ठीक है। और सिर्फ ब्लड प्रेशर को बैलेंस नहीं करते, जो ऑस्मोटिक कंडीशन है बॉडी का वो मेनली इनकी वजह से होता है, सोडियम की वजह से, सोडियम एंड क्लोराइड, ओके। तो यहाँ पे याद रखना है ये चीज़। प्लांट में आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे भी मैक्रोन्यूट्रिएंट में हम लोगों ने कहीं भी सोडियम नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम की जगह जो है पोटेशियम रहता है, ये याद रखना है, ठीक है, कि हमारे में सोडियम है और प्लांट्स के केस में पोटेशियम ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है। तो ये हो गया अबाउट द मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट। नाउ हम लोग इसके फंक्शंस पे चलते हैं, फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, कितना लिखा था, बी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। तो 4 कैटेगरीज हैं इनके, 4 क्लासिफिकेशंस हैं, 4 कैटेगरीज, मतलब डिवाइड किया गया है 4 क्लासेस में। द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स or minerals as a part of the structure of the cell। Elements as the part of or as the structure of cell। तो मेनली जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है सेल का, उसे बनाने में जो एलिमेंट यूज्ड अप होंगे, जो एलिमेंट्स का काम आएगा, उसे कहेंगे हम उसे इस कैटेगरी में हम लोग डालेंगे, ठीक है। सो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर नाउ, जो एलिमेंट, जो भी सेल होता है वो किससे बना है? बायोमोलिक्यूल से बना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डीएनए, इन्हीं चीज़ों से बना है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं इनटू दी बायो मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल्स। सो दीज आर incorporated into biomolecules, है ना। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? जो मेन एग्जाम्पल है दैट इज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सारा एग्जाम्पल याद रखना, सारे को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, फुल फॉर्म में नहीं लिख रहा, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है इन्हें मेनली इस ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। नाउ आगे मूव करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, दूसरा जो ग्रुप है दैट इज रिलेटेड टू एनर्जी। ऐसा एलिमेंट्स जो कि एनर्जी के रिलेटेड कुछ काम करे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 2 चीज़ें इंक्लूड किया यहाँ पे मेनली, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें यूटिलाइज होती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है ना हम लोग सिर्फ वहाँ पे वो देख रहे हैं। तो मैग्नीशियम जैसे एग्जाम्पल हो गया। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में यूज्ड अप होता है, और क्लोरोफिल इज़ द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स
लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम का पार्ट होता है। हम लोग जो फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। सो मैग्नीशियम जो है एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, सन का जो एनर्जी है उसे ट्रैप करता है। क्लोरोफिल का काम क्या है? ट्रैप्स सन्स एनर्जी, ठीक है, सन का एनर्जी को ट्रैप करता है, ठीक है। तो एनर्जी रिलेटेड है, तो ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉस्फोरस को, फॉस्फोरस इन एटीपी। तो सेलुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी आप लोग को अब तक पता चल ही गया होगा दैट इट इज़ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये क्या है? एटीपी क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेलुलर कंपोनेंट या सेलुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बॉडी में जो भी हम लोग खाना खाते हैं दैट इज़ अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू दिस एटीपी। तो सेल्स के लिए जो एनर्जी अवेलेबल रहते हैं वो एटीपी के फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हो गए, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस इन द एटीपी। तो ये एनर्जी के रिलेशन में है, ठीक है। एक एनर्जी को ट्रैप कर रहा है मैग्नीशियम, और जो फॉस्फोरस है वो जो एनर्जी ट्रैप किया मैग्नीशियम, अब वो एनर्जी को बॉडी में स्टोर करके रखेगा ये फॉस्फोरस एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा ग्रुप। नाउ तीसरे ग्रुप में देखते हैं। तीसरा ग्रुप में आएगा एक्टिवेटर और इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम। एक्टिवेटर और इनहिबिटर ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ पे ये चीज़ समझ में ना आए, आगे हम लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे मतलब फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोगों को बस अभी याद रखना है कि रुबिस्को में काम आता है ये। रुबिस्को का फुल फॉर्म होता है रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। हम लोग ये आगे फोटोसिंथेसिस में देखेंगे, ठीक है। रुबिस्को का जो फुल फॉर्म इट इज़ एन एंजाइम और इसका नाम है रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। उसके बाद बस यहाँ पे भी ऐसे ही देखना है सारा कुछ। ये जितने भी एंजाइम हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं सारा कुछ हम लोग फोटोसिंथेसिस में करेंगे। वो करने के बाद आप लोगों को ये याद करना इजी हो जाएगा और, ठीक है। तो PEP कार्बोक्सिलेज, देन Zn2+ is involved in the activation of enzyme called alcohol dehydrogenase। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल्स है इसका जो कि Zn2+ से एक्टिवेट होता है एंजाइम्स, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया है। मॉलिब्डेनम इज फॉर नाइट्रोजनेज, एक एंजाइम है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में रहता है, और इस चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आगे जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ आएगा। तो आप लोग याद रखिए कि नाइट्रोजनेज जो होता है, जो एंजाइम है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व रहता है। मैं सिर्फ यहाँ पे यही इसी का फंक्शन लिखा रहा हूँ, बाकी दोनों का नहीं लिखा रहा क्योंकि ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन नाइट्रोजनेज का यहाँ पे लिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आगे पढ़ना है। नाइट्रोजनेज इज एन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन N2 फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जब हम बाद में पढ़ेंगे तो उसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो इसके आप याद रखिएगा कि मॉलिब्डेनम इनकॉर्पोरेटेड रहता है। एंड लास्टली वी हैव ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने वाला, ठीक है। तो इसके लिए जो मेन एंजाइम जैसा कि मैंने कहा वो क्या है? पोटेशियम है। एनिमल्स के केस में वो सोडियम था, यहाँ पे वो पोटेशियम है, ठीक है। उसके साथ नेगेटिव में रहेगा क्लोराइड ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये 4 ग्रुप में फंक्शन के तौर पे डिवाइड कर दिया गया एंजाइम्स को। फाइन, नाउ रोल पे चलते हैं। रोल हमारा इस चैप्टर का जो होगा, मतलब इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। बहुत लंबा जाने वाला ये रोल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस पॉइंट में नंबर 3 पॉइंट में कोई भी मेटल आयन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम 2+, आपको फंक्शन नहीं याद आ रहा है तो आप एक फंक्शन हमेशा लिख सकते हो दैट इज एक्टिवेटर ऑफ एन एंजाइम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दैट कोई भी मेटल आयन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है और आपको रिटन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो दैट इट एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर ऑफ आयन,
ठीक है, क्योंकि सारा मेटल आयंस जो होता है वो मेटाबॉलिक पाथवे में किसी ना किसी पाथवे में इन्वॉल्व रहता है इन द एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जितना भी मेटालिक आयन है, मेटल का जो आयन है, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, जो भी है सारा कुछ इन्वॉल्व रहेगा इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि जितने भी मेटल आयन हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन एक्टिवेटिंग एन एंजाइम। तो आप लोग ये एक फंक्शन सब में लिख सकते हो, मतलब सब में मतलब मेटल आयन वाले में, ये नहीं कि फॉस्फोरस में लिख दिया। ठीक है, मेटल आयंस में जो भी रहेंगे उसमें आप ये फंक्शन लिख सकते हो। तो अब हम लोग जाते हैं रोल पे, रोल ऑफ मिनरल्स, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लाइन बाय लाइन जितना भी पढ़ा है सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अबाउट नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे रोल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें याद रखनी, वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। सबसे पहले याद रखना है एब्जॉर्ब्ड फॉर्म, सॉइल में से किस फॉर्म्ड में एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि इसका फंक्शन क्या होगा। ठीक है, सो इसका फंक्शन, ये दो चीज़ यहाँ पे याद रखना है। याद रखिएगा एब्जॉर्ब्ड फॉर्म एंड फंक्शन इस पार्ट का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब्ड फॉर्म जो होता है, पहले मैं जहाँ जो भी अब लिख रहा हूँ मैं बार बार एब्जॉर्ब्ड फॉर्म और फंक्शन नहीं लिखूंगा। जो मैं पहले लिख रहा हूँ वो एब्जॉर्ब फॉर्म रहेगा, बाद में जो लिखूंगा वो उसका फंक्शन हो जाएगा। तो मेनली NO3- के फॉर्म में, दैट मीन्स ये नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, एंड माइनर जो रहता है वो NH4+ के फॉर्म में, मतलब अमोनियम आयन के फॉर्म में, एंड NO2- मतलब नाइट्राइट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ये नाइट्रेट है, NO3-, ये नाइट्राइट है, केमिस्ट्री में ये किया होगा। ना इसके फंक्शन पे आते हैं, तो नाइट्रोजन को जैसा कि आप लोग ने पढ़ा होगा कि डीएनए में इन्वॉल्व रहता है, प्रोटीन में, अमीनो एसिड्स में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो जाहिर सा बात है कि ये ऐसे एरिया पे ज़्यादा प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन जो भी रूट एब्जॉर्ब करेगा वो ऐसे एरिया में भेज दिया जाएगा जहाँ पे कि ग्रोथ हो रहा हो, क्योंकि नाइट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस रिएक्शंस। ठीक है, डीएनए के फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन, आरएनए का फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होगा। ठीक है, एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। तो जितना भी ग्रोथ एरिया है, ग्रोइंग एरिया मतलब फ्लावर, सीड, बड, लीफ, सम न्यू ब्रांच, जितने भी पोर्शन ऐसे न्यूली ग्रोथ पोर्शन है, वहाँ पे नाइट्रोजन जो एब्जॉर्ब किया है प्लांट वाया द रूट्स, वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेनली ये मिलेगा कहाँ पे, मिलेगा मेरिस्टेमेटिक एरिया में, मिलेगा मेरिस्टेमेटिक एरिया में या टिश्यूज आप बोलें। देन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स जो रहेंगे, जो कंटिन्यूसली सिंथेसिस कर रहे हैं किसी सब्सटेंस का, उनमें भी होगा, क्योंकि सब्सटेंस का जब सिंथेसिस होता है तो प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि एंजाइम्स रहेंगे, प्रोटीन ही एंजाइम बनाता है। ठीक है, और साथ ही अगर वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो चाहिए ही होगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स जो रहते हैं वहाँ पे भी होगा, इनका मतलब उनको नाइट्रोजन को भेज दिया जाएगा वहाँ पे ना। इनका जो फंक्शन है वो याद रखना है, दैट इज़ ये नाइट्रोजीनियस बेसिस का पार्ट है, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, बायोमोलिक्यूल्स में आप लोगों ने देखा होगा नाइट्रोजीनियस बेसिस। देन अमीनो एसिड्स, वाइटामिन, सम वाइटामिन्स का पार्ट होता है। वाइटामिन्स को अमीन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनिशियली फाउंड जो वाइटामिन्स थे ना उनमें अमीन ग्रुप मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सारे वाइटामिन में अमीन ग्रुप नहीं मिलता है। ठीक है, तो कुछ कुछ वाइटामिन में अमीन ग्रुप रहता है, मतलब नाइट्रोजन उसमें रहता है, ये हो गया। देन किसी किसी हार्मोन्स रहेगा, कुछ कुछ प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं। ठीक है,
कि आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। तो ये हो गया मतलब नेचर पढ़ोगे, प्रोटीनेशियस नेचर। ऐसा नहीं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो हार्मोन है वो प्लांट में प्रेजेंट है, प्लांट का भी अपना प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होंगे, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है वो ये है और ये है, ये इसका एब्जॉर्ब फॉर्म है, ये इसका फंक्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ओवर द फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस को मैं दिखा रहा हूँ, अच्छा लिख ही देते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्ब फॉर्म है वो होता है H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस, ठीक है। इस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में, ठीक है। नाउ फॉस्फोरस का काम क्या है, हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि ATP देखा, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो फॉस्फोरस आया। देन DNA का पार्ट हो गया, फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। फॉस्फेट लगता है ना, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करने के लिए फॉस्फेट लगता है, फॉस्फोरस लगता है, तो DNA का पार्ट हो गया, ठीक है। प्रोटीन में रहता है, किसी किसी प्रोटीन में रहेगा। सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोलिपिड आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन में, तो फॉस्फोरस वहाँ भी आया। तो इसका फंक्शन क्या क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, DNA, RNA और क्या कहा, ATP, प्रोटीन्स, इन सब में इसका फंक्शन होगा, इसके फॉर्मेशन में। नाउ हम लोग तीसरे एलिमेंट पे आते हैं, दैट इज़ पोटेशियम। तो पोटेशियम को मैं K से दिखा रहा हूँ सिंपली, ये नोन है आप लोग को अभी तक। एब्जॉर्ब्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ K+, ठीक है, K+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गया। मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन, मतलब ग्रोइंग एरियाज पे मिलेगा। मैं इसे बार बार नहीं लिखा रहा, मेरिस्टेमेटिक मतलब ग्रोइंग एरियाज, तो ग्रोइंग एरियाज जो भी है वहाँ पे ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसका काम हम लोग को मेन देखना है, तो इसका जो मेन काम है, जैसा कि ये पहले ही बता दिया कि ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, तो उसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं कटायन अनायन बैलेंस, ठीक है। बॉडी का जो पीएच है, प्लांट बॉडी का जो पीएच है उसे मेंटेन करके रखेगा, तो कटायन अनायन बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इसका मेन फंक्शन है वो यही है, कटायन अनायन बैलेंस, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो डायरेक्टली लिख देना किसी भी मेटल के लिए कि वो एज एन एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम है। तो पोटेशियम का भी वही काम है कि वो एक्टिवेटर है किसी किसी एंजाइम का। तो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी जो होता है उसमें किसी किसी एंजाइम के लिए एक्टिवेशन में ये हेल्प करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ठीक है, इसमें ये इन्वॉल्व रहेगा, पार्टिसिपेट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस रिएक्शन में। देन एंजाइम एक्टिवेटर, जैसा कि मैंने कहा था, एंजाइम एक्टिवेटर टर्जिडिटी ऑफ सेल में इन्वॉल्व रहेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस जिसे आप कहते हो, ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, और यही इसका है कि ये टर्जिडिटी मेंटेन करता है ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द पोटेशियम। नाउ अब आते हैं हम लोग टूवर्ड्स द कैल्शियम। कैल्शियम पे आते हैं, तो कैल्शियम को याद रखना दैट कैल्शियम Ca2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, और सेम है कि यही वही ग्रोइंग एरियाज पे ये मिलेगा, ग्रोइंग एरियाज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिफरेंशिएटिंग एरियाज जो है वहाँ मिलेगा। यहाँ पे जो मेन चीज़ जैसा कि मैंने कहा याद रखना है दैट इज़ एब्जॉर्ब फॉर्म एंड देयर फंक्शन, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन वुड बी फंक्शन हो जाएगा, अच्छा मेन फंक्शन जो इसका है वो आपको याद रखना है मिडिल लैमेले। ये भी आप लोगों ने आई होप पढ़ा होगा शायद सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो मिडिल लैमेले जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये आपको एकदम याद रखना ही है, मिडिल लैमेले फॉर्मेशन। तो होता क्या है कि प्लांट के जो सेल होते हैं ना वो आपस में जो चिपके रहते हैं, तो उनके बीच में एक लेयर रहता है एंड दैट लेयर इज कॉल्ड द मिडिल लैमेले, ठीक है, समझ में आया। दो प्लांट के सेल आपस में जो फ्यूज्ड रहेंगे, आपस में जो चिपके हुए रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, तो उनके बीच में एक लेयर होता है दैट इज कॉल्ड द मिडिल लैमेले, एंड दैट लेयर, उसमें एक सीमेंट लाइक मटेरियल आप समझ लो प्रेजेंट है, जो कि उन दोनों लेयर को आपस में जोड़ रहा है, दोनों सेल को आपस में जोड़ रहा है, एंड दैट मटेरियल इज कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। तो कैल्शियम आयन है इसमें, तो कैल्शियम पेक्टेट हो गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इसका। और भी बहुत सारा काम है, क्या क्या, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन, माइटोटिक डिवीजन आप लोगों ने जब किया होगा तो उसमें देखा होगा, माइटोटिक स्पिंडल के बारे में पढ़ा होगा। तो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन होगा। देन एक्यूमुलेट्स इन द लोअर ओल्डर लीव,
ओल्डर लीफ में ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट का, ठीक है। तो इसीलिए ये ओल्डर लीफ के जो ओल्डर लीफ है उसमें जाके ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। देन ये हो गया। और जो सबसे मैंने मेन फंक्शन इसका बताया क्या था, एंजाइम एक्टिवेटर। किसी भी मेटल आयन का एक फंक्शन रहेगा ही कि वो एंजाइम एक्टिवेटर होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो सारे के लिए वैलिड है, ओके। और एक चीज़ होता है कि ये मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को भी अफेक्ट करता है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ठीक है, इसको भी ये अफेक्ट करता है। ये हो गया। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट आयन, दैट इज Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज एब्जॉर्ब्ड एज मैग्नीशियम 2+ आयन, और आपको सबको पता ही है इसका फंक्शन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इन क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल सिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। क्लोरोफिल सिंथेसिस हो गया। देन और क्या है, फोटोसिंथेसिस में तो क्लोरोफिल का हो गया। एंड राइबोसोम के स्ट्रक्चर में रहता है इन्वॉल्व्ड। जब प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान राइबोसोम के स्ट्रक्चर आपस में आके मिलते हैं, तब ये जो है जो दोनों राइबोसोम के जो दोनों सब यूनिट होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल में कि राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे दोनों आकर आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के लिए वहाँ पे मैग्नीशियम आयन होना चाहिए, ठीक है। और क्या ज़रूरत होता है, और मतलब और क्या काम होता है इसका, और काम होगा डीएनए आरएनए सिंथेसिस। डीएनए आरएनए सिंथेसिस में काम रहेगा इनका, ठीक है। तो वही है कि एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम सिंथेसिस, जहाँ पे वर्ड आ रहा है ना, दैट मीन्स वहाँ पे एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स में इन्वॉल्व रहेगा। Mg, यहाँ पे क्लोरोफिल जो है उसका तो मैग्नीशियम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, मतलब क्लोरोफिल का जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पे मैग्नीशियम रहता है, तो वो तो उसका पार्ट हो गया। बट यहाँ पे डीएनए आरएनए सिंथेसिस का जब बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो एंजाइम्स इन्वॉल्व रहेंगे ना, वो मैग्नीशियम पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द मैग्नीशियम। तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, एंजाइम एक्टिवेटर, ठीक है। देन मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज सल्फर पे मूव करते हैं। सल्फर, तो सल्फर को एब्जॉर्ब किया जाता है एज SO4 2-, मतलब सल्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा सल्फर, ओके। एंड याद रखना है दैट 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एमसीक्यूज में खासकर, ठीक है। तो 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आर सिस्टीन एंड मिथ्योनाइन। तो ये आपको एकदम याद रखना है, दीज आर द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा दैट सिस्टीन एंड मिथ्योनिन जो है ये अमीनो एसिड्स में सल्फर प्रेजेंट रहता है। तो जाहिर सी बात है इसका फंक्शन क्या होगा कि सिंथेसिस ऑफ सिस्टीन एंड मिथ्योनिन अमीनो एसिड्स, फाइन। ये हो गया। और क्या फंक्शन होगा, दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स, ठीक है। तो हम लोग आगे जब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। वैसे आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में आई गेस एंजाइम्स में पढ़ा होगा अबाउट कोएंजाइम, कोफैक्टर, अपो एंजाइम, होलो एंजाइम, इन सब के बारे में आई गेस आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट होते हैं ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स सल्फर, ठीक है। वाइटामिन्स में यूज होता है फेरोडॉक्सिन, एक पिगमेंट है, ये हम लोग देखेंगे इन रेस्पिरेशन देखेंगे फेरोडॉक्सिन के बारे में, ठीक है। तो ये सारे में ये यूज होता है। उसके बाद इनकॉर्पोरेटेड रहता है, ठीक है। देन 7 नंबर इज आयरन, Fe। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन फॉर्म होता है वो Fe3+ के फॉर्म में होता है, ओके। नाउ इसका जो काम है वो क्या क्या होगा,
याद रखना है कि जो Fe है, जो आयरन है, दैट इज़ इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे खाली आप ये याद रखिए ETS साइकिल में ये इन्वॉल्व रहता है, हम लोग ये आगे देखेंगे क्योंकि अभी ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ETS साइकिल का जो प्रोटीन रहता है ना, ETS साइकिल में जो प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है दैट इज़ फेरोडॉक्सिन। अभी जो हम लोगों ने देखा सल्फर वाला भी, जस्ट इससे पहले फेरोडॉक्सिन देखा, तो फेरो मतलब आयरन है इसमें, ठीक है। तो फेरोडॉक्सिन में रहेगा ये। देन वेरियस पिगमेंट्स में रहता है, साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम इज अ पिगमेंट, सारा हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं करना है कि फेरोडॉक्सिन क्या समझ में नहीं आ रहा, साइटोक्रोम क्या समझ में आ रहा, आगे जो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन चैप्टर है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। देन कैटालेज एंजाइम में रहता है ये कैटालेज। याद रखना है ये चीज़ दैट कैटालेज जो होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर ऑक्साइड दैट इज H2O2, इसके डिग्रेडेशन में हेल्प करता है, डिग्रेडेशन, ठीक है। क्योंकि ये जो H2 होता है, वो H2O2 होता है, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, सेल्स के लिए हार्मफुल होता है। तो कैटालेज जो है ये एक एंजाइम है जो कि, कहाँ गया रेड पेन, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो रिलीज़ होता है ड्यूरिंग सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और ये कैटालेज उसको तोड़ता है, ठीक है। नहीं तोड़ेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ये हार्मफुल होता है टू द सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया। क्लोरोफिल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहता है, रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व रहेगा, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस में। तो याद रखना है कि जो मैग्नीशियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीशियम इज इनकॉर्पोरेटेड इन द क्लोरोफिल, मतलब मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का पार्ट है, वेयरएज आयरन जो है वो क्लोरोफिल का पार्ट नहीं है, बट इट इज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द फेरस। देन हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स द मैंगनीज, Mn, ठीक है। तो ये Mn2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है और ये एक्टिवेटर होता है एंजाइम्स का। तो एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स, मेनली रेस्पिरेटरी पैसेज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेटरी जो पैसेज है उसमें ये इन्वॉल्व होता है। साथ ही फोटोसिंथेसिस में भी रहेगा, रेस्पिरेटरी एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जितने भी एंजाइम्स हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, मैंगनीज का। N2 मेटाबॉलिज्म में काम है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इसका, ये बिल्कुल याद रखिएगा, N2 मेटाबॉलिज्म हो गया एक, और जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है ऑफ द मैंगनीज। तो ये चीज़ नहीं भूलना है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। क्लोरीन का भी ये काम है, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंगनीज हो गया, इसका ये इंपॉर्टेंट सबसे काम है। 9 नंबर का बात करें तो 9 नंबर इज जिंक, दैट इज Zn2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ओके। नाउ फिर वही है कि एक्टिवेटर है ऑफ एंजाइम्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम का एक्टिवेटर है ये, दैट इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो इसका ये एक्टिवेटर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलेज नाम। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना, ये सारा कुछ जो है ये बहुत इजी हो जाता है जब आप फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन कर लें, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग वो करेंगे तो तब जाके ये आप लोग को ईजिली याद रह पाएगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेज याद रखना पड़ेगा इसमें नाम, ठीक है, कि जिंक इज इनकॉर्पोरेटेड इन कार्बोक्सिलेज एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो है ना वो एक प्लांट हार्मोन है, ये आप लोग को प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर जो है उसमें पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। 10th नंबर पे अगर आए तो 10th नंबर इज अबाउट द कॉपर, एंड कॉपर इज एब्जॉर्ब्ड एज CO2+ फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। और इसका जो मेन काम है दैट इज
इन द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, अच्छा मैंने यहाँ पे इसमें Fe में भी लिखाया था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि Cu जो है वो Cu प्लस से Cu2 प्लस में चेंज हो जाएगा, वैसे ही जो Fe है वो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में चेंज हो जाएगा, या उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब समझ में आएगा, कैसे हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द कॉपर। बोरोन के बारे में अगर देखें, बोरोन, तो बोरोन जो है दैट इज एब्जॉर्ब्ड एज BO3 2- और B4O7 2-, इसके फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, नाउ इसका काम क्या है, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम में ये हेल्प करेगा, मतलब ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा फ्रॉम द सॉइल। अगर प्लांट में बोरोन डेफिशिएंसी होगा ना, तो प्लांट कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा फ्रॉम द सॉइल। इंस्टेड अगर प्रेजेंट भी है ना सॉइल में कैल्शियम, तो भी प्लांट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा अगर बोरोन का डेफिशिएंसी हुआ तो। ठीक है, तो अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। अच्छा, अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोरोन इज पॉलन जर्मिनेशन। देखिए कोई कोई एलिमेंट का कुछ कुछ पॉइंट्स होता है ना जो कि बहुत ही यूनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पॉलन जर्मिनेशन याद रखना है। यही सारे क्वेश्चंस MCQs में पूछे जाते हैं। जो जो मैंने अंडरलाइन कराया है जो बोला है कि ये इसका मेन फंक्शन है, तो वही सब क्वेश्चन मेनली आप लोगों से MCQs में, नीट में मेनली यही पॉइंट्स आता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब याद रखना पड़ेगा कि पॉलन जर्मिनेशन में कौन इन्वॉल्व है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का बात कर रहे हैं, तो बहुत सारा एलिमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए दैट विच ऑफ दीज, MCQ में, दैट विच ऑफ दीज इज द एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, तो मैग्नीशियम और आयरन दोनों हो गया ना, क्योंकि दोनों एक्टिवेटर है एंजाइम का। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी यूनिक होता है, तो ये पॉलन जर्मिनेशन इज यूनिक फॉर बोरोन। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि ये पॉलन जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो सब उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो सब नहीं भूलिएगा। MCQs में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली आप लोगों से। ठीक है, तो मेम्ब्रेन फंक्शनिंग हो गया, सेल इलॉन्गेशन हो गया, सेल इलॉन्गेशन, देन कार्बोहाइड्रेट, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब जो बन गया खाना इन द लीफ वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसे ट्रांसपोर्ट करने में ये बोरोन हेल्प करता है। ठीक है, बोरोन हो गया। लास्टली हम लोग मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन देखेंगे। मॉलिब्डेनम MO दिखाते हैं। ठीक है, और ये एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिब्डेट आयन, MOO2+। ठीक है, तो मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा। ये कंपोनेंट ऑफ एंजाइम रहेगा। कंपोनेंट ऑफ एंजाइम रहेगा। नाइट्रोजनेज जो मेन इसका, जैसे मैंने पहले कहा, किसी किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, अपना कुछ खासियत है सबका। ठीक है, तो ये याद रखना है नाइट्रोजनेज। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम में ये उसका पार्ट रहेगा, ये नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, तो ये सारा एंजाइम आप लोग को याद रखना है कि मॉलिब्डेनम इसमें एक्ट करता है, मॉलिब्डेनम इसका पार्ट होता है। ठीक है, लास्ट वन इज क्लोरीन, जो कि Cl- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। फंक्शन इसका क्या होगा कि ये सोडियम एंड पोटेशियम जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है उसका मेंटेनेंस करेगा। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि सोडियम कम रहता है लेकिन रहता है, कुछ अमाउंट रहता है लेकिन रहता है, तो आप यहाँ पर अगर सोडियम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है, सोडियम भी लिख सकते हो। एंड ये अनायन कटायन बैलेंस में इन्वॉल्व है, अनायन कटायन बैलेंस। ठीक है, एंड लास्ट थिंग इज स्प्लिटिंग ऑफ H2O। ठीक है, इसका भी काम है। हम लोगों ने एक और एलिमेंट का देखा था, किसका देखा था, ये
मैंगनीज़ का, ठीक है, मैंगनीज़ का भी था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हो गया रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेफिशिएंसी से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।